हेलो एवरीवन। आप में से शायद अधिकतर लोगों को ये मालूम होगा कि हमारा चिंदी पड़ोसी यानी कि चाइना हर साल 1 अक्टूबर को अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करता है। और वैसे कहने को तो 1 अक्टूबर को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था, लेकिन असल में हमारे ओपिनियन में 1 अक्टूबर का जो दिन है वो चीन द्वारा पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करने, हरास करने और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डालने के लिए इन 72 सालों में उसके द्वारा किए गए कई अलग अलग कारनामों का प्रतीक है। और हो ना हो विश्व शांति को भंग करने के लिए चीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जिम्मेदार जरूर है। और भले ही चीन अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज करते हुए अपने आप को एक उभरती हुई सुपर पावर के तौर पर दिखाता है, वो ये भी दिखाने की कोशिश करता है कि वो एक डेमोक्रेसी है जो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है और वो दूसरी कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस चाहती है। लेकिन सच्चाई इसकी बिल्कुल अपोजिट है। तो चलिए चीन के इस नेशनल डे के अवसर पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करते हैं जो आपको ये बताएंगे कि जो ये सो कॉल्ड सुपर पावर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है कि ये किस तरीके से झूठ, शोषण, जबरदस्ती और धोखे पर आधारित है। और इससे आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आखिर क्यों चीन पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम की तरह है। तो चलिए और समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। तो चलिए सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि चीन की स्थापना कैसे हुई। तो आज ही के दिन 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन करने की घोषणा की और इस दिन को वे चाइनीज सिविल वॉर के खत्म होने और क्विमिनतांग पार्ट पर उनकी जीत के निशाने के तौर पर भी याद करते हैं। असल में 1930s से 1940s तक चाइना को रूल करती थी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी क्विमिनतांग, जो कि चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से भी जानी जाती थी और उस समय इनके लीडर थे चियांग काई शेक। लेकिन 1930 से ही चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी को हटाने के लिए जो माओ जेडोंग है उसने कम्युनिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था और इसी कम्युनिस्ट मूवमेंट के परिणाम स्वरूप चीन को देखना पड़ा एक बहुत ही इंटेंस सिविल वॉर। और इस सिविल वॉर की समाप्ति हुई क्विमिनतांग यानी कि चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी की हार से और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जीत से। और इसके बाद से ही 1949 से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने पावर में आने के लिए अपने ही लोगों से झूठ बोला। उसने उनको ऐसे सपने दिखाए जो कभी सच हो ही नहीं पाए। जैसे कि इस कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन के लोगों के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, हर किसी के लिए समान अवसर और ऐसे ही बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई तो उनके सारे ही वादे झूठ निकले। और जो इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरपर्सन था यानी कि माओ जेडोंग, वो कोई अच्छा लीडर नहीं बल्कि एक क्रूर तानाशाह निकला। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आज के समय में हम जो चीन देखते हैं उसकी जो स्थापना हुई है वो असल में झूठ से ही हुई है। तो चलिए बात करते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की पॉलिटी के बारे में, जो कि पूरी तरीके से हिपोक्रेसी से भरी हुई है। देखिए असल में चीन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मिथ और हिपोक्रेसी से भरा हुआ है। ये भले ही अपने आप को सोशलिस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन असल में ना तो ये सोशलिस्ट हैं और डेमोक्रेसी से तो इनका नाता दूर दूर तक नहीं है। देखिए सोशलिज्म का मतलब हुआ कि किसी भी देश के सारे रिसोर्सेज उस देश के लोगों में समान तरीके से बांटे जाएंगे। लेकिन चीन में होता ही है कि उनकी गवर्नमेंट ही सभी चीजें रखती है और यही उनकी गवर्नमेंट का कम्युनिस्ट मॉडल भी है। और चीन खुद ही अपने लोगों का एक चीप वर्कफोर्स की तरह शोषण करता है। और जो चीन एकदम से इतना रिच हो गया है उसका कारण भी यही है क्योंकि एक तो चीन में कोई भी लेबर लॉज नहीं है और इसके चलते वो अपने ही लोगों का शोषण करता है और उन्हें एक सस्ती वर्कफोर्स की तरह इस्तेमाल करके चीन ने अपने आप को पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। और इसी चीज ने चीन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को काफी हद तक बढ़ावा भी दिया। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि चीन ने ये सब हासिल किया कैसे? अपने ही लोगों का शोषण करके। अब अगर बात करें चीन में डेमोक्रेसी की तो ये चीन में बोला गया एक दूसरा बड़ा झूठ है, क्योंकि डेमोक्रेसी नाम की वहाँ कोई भी चीज नहीं है और चीन को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही रन करती है और जो कि एक सिंगल पार्टी अथॉरिटेरियन स्टेट है, यानी कि अपने लोगों के लिए उसकी कोई भी जवाबदेही नहीं है। यहाँ तक कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर तक डेमोक्रेसी नहीं है और इनकी पार्टी में अगर किसी को एंट्री लेनी है तो वो पूरी तरीके से निर्भर होता है उसकी परफॉर्मेंस पर और उसके सीनियर लीडर्स द्वारा की गई असेसमेंट पर। और चीन के लोग अपना लीडर नहीं चुन सकते हैं। इसके अलावा चीन ने अपने लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी रोक लगा रखी है। जैसे हमारे देश में हर किसी को बोलने का अधिकार है, वो बात अलग है कि हमारे देश में कुछ ऐसे हैं भी जो इस अधिकार का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन खैर आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं केवल चीन की। तो चीन में कोई भी चीन की गवर्नमेंट के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल सकता है और जो बोलता है उसका क्या परिणाम होता है इसके कई सारे एग्जांपल्स हमें अभी हाल ही में देखने को मिले थे, जब चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने ही कुछ लोगों को इस बात को लेकर डिटेन कर दिया था क्योंकि उन्होंने गलवान घाटी वाली घटना पर चाइनीज कैजुअलिटीज को लेकर सच्चाई बोली थी। और हमें तो ये भी नहीं पता है कि जिन लोगों को डिटेन किया गया था वो जिंदा भी हैं या नहीं। चलिए ये तो आम लोग हैं, लेकिन इस बात पर आप क्या कहेंगे कि चाइनीज बिजनेसमैन जैक मा, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में आते हैं और पूरी दुनिया की क्या बात करें चीन में ही वो सबसे अमीर आदमियों में गिने जाते हैं, तो उन्होंने भी एक बार चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया था। तो उसके बाद कुछ दिनों तक वे गायब रहे थे और जब वे वापस आए तो उनकी कंपनी के जो शेयर्स थे वो चाइनीज गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिए। और जब इतने पावरफुल इंसान के साथ ऐसा हो सकता है
तो फिर चीन के आम लोगों की तो हम क्या ही बात करें। इसके अलावा चीन की जो मीडिया है, जिसे हम चिंदी मीडिया कहते हैं, उसे पूरी तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। फिर चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो, चाइना डेली हो या फिर कुछ और, वे सभी वही दिखाते और वही करते हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें करने को कहती है। और जब बात आती है चाइना की इकोनॉमी की, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था की, तो फिर वो किसी भी अदर वेस्टर्न कंट्री की तरह कैपिटलिस्ट हो जाती है। क्या आपको पता है कि 1949 से लेकर 1980 तक चाइना ने कई अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल्स और प्रोग्राम्स को आजमाया था। और ऐसा ही एक प्रोग्राम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पर अकाल का कारण बना और इसने लगभग 3 से 5 करोड़ लोगों की जान ले ली। लगभग उसी समय जब भारत फूड प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा था। और 1980 में चीन ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और वो कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ी। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो इस हाइब्रिड मॉडल पर आधारित है कि वो पॉलिटिकली तो कम्युनिस्ट है लेकिन इकोनॉमिकली कैपिटलिस्ट है। हालांकि चीन के साथ इस आइडियोलॉजी का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि चीन का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी भी कीमत पर उसका खुद का फायदा होना चाहिए, और फिर चाहे पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए या उसके खुद के लोग बर्बाद हो जाएं। और अगर बर्बादी की बात हो रही है तो फिर हम चीन द्वारा पूरी दुनिया को दिए गए चाइनीज वायरस को कैसे भूल सकते हैं, जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिला के रख दिया था। और इस वायरस ने पूरी दुनिया को बता दिया कि आखिर क्यों चीन एक बहुत ही अनरिलायबल कंट्री है, यानी कि इस पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना शुरुआत में जो ये कहती थी कि वो अदर कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाना चाहती है, तो वो तो एक बहुत बड़ा झूठ था ही। और उसका प्रमाण यह है कि आज के समय में चीन का लगभग अपने हर एक पड़ोसी देश के साथ सीमा पर विवाद है। और इस विवाद का मुख्य कारण भी चीन की विस्तारवादी वाली सोच है। चीन हर किसी की जमीन पर इलीगल तरीके से कब्जा करना चाहता है और इसी के चलते सीमा पर विवाद भी बनता है। और जो ताइवान जैसी कंट्रीज है जो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली दोनों ही तरीके से चीन से पीछे है, तो इस तरह की कंट्रीज के खिलाफ चीन अपनी बुलिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। और हर कोई जानता है कि शुरुआती सालों में चीन ने किस तरीके से इलीगल तरीके से तिब्बत के रीजन्स को कैप्चर किया है, और अब वो अपने इस विस्तारवादी वाली सोच को समुद्र तक भी फैला रहा है। और इन सब के अलावा आज के समय में चीन जिस तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, तो वो अपने आप में ही एक नया मुद्दा है। देखिए, चीन का तो बहुत सीधा हिसाब है कि वो अपनी जमीन पर तो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बिल्कुल भी नहीं चाहता है, और उसकी जमीन पर उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए तो उसके लिए तो वो अपनी फोर्स को पूरा इस्तेमाल करता है और वहाँ के आम लोगों को दबाता है। और चीन में उइगर मुस्लिम्स के साथ किस तरह का बर्ताव होता है, इस बात से तो आप में से हर कोई अच्छे तरीके से वाकिफ होगा। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवाद की, तो चीन इस मामले में उन्हें हथियार और पैसा सप्लाई करके उन्हें सपोर्ट करने में काफी खुश है। और ये चीज एक बार फिर से इस बात को दर्शाती है कि चीन का केवल एक ही उद्देश्य है, उसका अपना खुद का फायदा। और अगर आतंकियों के साथ हाथ मिलाकर उसका फायदा हो रहा है तो फिर वो उसमें भी खुश है। और अगर इतनी सारी बातें कर ही ली हैं, तो चलिए अपने आप को सो कॉल्ड सुपर पावर बताने वाले चीन की मिलिट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अपनी पॉलिटिक्स और अपनी इकोनॉमी की तरह चीन की मिलिट्री भी झूठ पर ही आधारित है, और वो अपने बारे में जो दिखाते हैं, जो कहते हैं, वो उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और चाइना की पीपल्स रिपब्लिक आर्मी अपनी सोल्जर्स को कॉन्स्क्रिप्ट पर रिक्रूट करती है, यानी कि उन्हें कंपलसरी मिलिट्री सर्विस तो देनी ही है, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो। और इस वजह से चाइनीज सोल्जर्स में मोराल की काफी कमी रहती है। और आपको वो वीडियो तो याद ही होगी जो पिछले साल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसमें कई सारे चाइनीज सोल्जर्स रोते हुए दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन्हें लद्दाख में भारतीय सीमा के पास इंडियन आर्मी के अपोजिट डिप्लॉय किया जाना था। इसके अलावा चाइनीज मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स अधिकतर कॉपीड होते हैं, और चाइनीज मिलिट्री में इस तरह के कॉपीड प्लेटफॉर्म कूट कर भरे हुए हैं। और कन्वेंशनल मिलिट्री पावर के अलावा चीन की जो ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल एबिलिटीज हैं, ये भी पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर तो चीन की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन उस पॉलिसी का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि वो चीन है जिसकी स्थापना ही झूठ से हुई है। पर इसकी जो बायोलॉजिकल वेपन्स है वो वाकई में एक बड़ा खतरा है, और इसकी कई सारी थ्योरीज और रिपोर्ट्स हम सभी ने देखी है जो इस बात को सजेस्ट करती है कि जो ये चाइनीज वायरस, यानी कि जो एक कोविड-19 पैंडेमिक था, इसे असल में चीन द्वारा ही बनाया गया था, और ये चीन का एक बायोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है। तो अगर इस पूरी वीडियो के कंक्लूजन पर जाया जाए तो चीन एक बहुत ही अलग तरह की सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है, जो हिस्ट्री में हुए अदर सुपर पावर से बिल्कुल ही अलग होगा, जिसकी आइडियोलॉजी में केवल एक ही चीज शामिल है, उसका खुद का फायदा, और वो भी किसी भी कीमत पर। जो ब्रिटेन और यूएसए जैसी पावर्स है, उनके पास अपनी खुद की डेमोक्रेसीज हैं, उनकी अपनी ओपन सोसाइटीज हैं, और कम से कम वे अपने सिटीजन्स के लिए तो जिम्मेदार रहते हैं। लेकिन चीन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको किसी को भी जवाब नहीं देना है, उसको केवल एक ही चीज देखनी है, और वो है उसका खुद का फायदा। और इसी वजह से चीन का एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर उभरना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि इस कोविड-19 पैंडेमिक ने चीन को काफी हद तक एक्सपोज करने में मदद करी है, लेकिन अब भी जरूरत है कि भारत और अमेरिका जैसी मेजर पावर्स को चीन के सभी झूठों को सामने लाना चाहिए।